दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी वेब सीरीज की कहानी शेयर करने जा रहा हूं जो न सिर्फ तेलुगु सिनेमा की एक शानदार कृति है, बल्कि जिसने समाज के कुछ कड़वे सच को भी दिखाया है। सीरीज का नाम है बहिष्कारना, जिसका मतलब है बहिष्कार, जो 2024 में रिलीज हुई और इसकी IMDb रेटिंग है 7.2। इस सीरीज में टोटल 6 एपिसोड्स हैं, जो हमें ग्रामीण भारत के अंदर की एक दर्दनाक कहानी दिखाते हैं। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है? हाँ, अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो सीरीज की शुरुआत 1997 की एक अंधेरी भयानक रात से होती है। हम देखते हैं कि एक डरी सहमी लड़की कहीं भागी जा रही है और तभी भागते हुए वो अचानक एक तालाब के पास पहुंचती है और छलांग लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर लेती है। अब इस सीन को देखकर हमारे मन में सवाल आता है कि आखिर वो लड़की ऐसा करने पर मजबूर क्यों हुई? ये हमें आगे पता चलेगा। अब इसके बाद कहानी में हमें एक खुशहाल परिवार से मिलवाया जाता है, जिसमें दर्शी नाम का एक आदमी अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटी श्री के साथ रहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि अगले दिन श्री का जन्मदिन है, तो दर्शी अपनी बेटी से वादा करता है कि वो शहर जाकर उसके लिए सुंदर कपड़े और गिफ्ट्स लेकर आएगा। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी और श्री अंदर जाते हैं, दर्शी का चेहरा बदल जाता है और वो एक चाकू लेकर गुस्से में घर से निकल जाता है और गांव के बाहर पुष्पा नाम की एक लड़की के घर पहुंचता है। थोड़ी देर बाद गांव का एक मुखिया शिवैन भी वहां आ जाता है। यहाँ हम समझ जाते हैं कि पुष्पा और शिवैन के बीच में जरूर कोई संबंध है। वहीं शिवैन को देखकर दर्शी चप्पल ठीक करने का बहाना करने लगता है। इसके बाद शिवैन दर्शी को लेकर गांव में जाने लगता है और दरअसल गांव में इलेक्शन नजदीक होते हैं और शिवैन को लगता है कि उसे MLA का टिकट जरूर मिलेगी। इसी बीच हम दर्शी को देखते हैं, जिसके मन में शिवैन के प्रति इतनी नफरत होती है कि वो कल्पना करने लगता है कि वो शिवैन का गला दबाकर उसे मार रहा है। ये देखकर हमें पता चलता है कि दर्शी के मन में शिवैन के लिए कितना गुस्सा भरा हुआ है। थोड़ी देर बाद दर्शी सारा काम खत्म करके शिवैन के पास आता है। वो कहता है कि मालिक, कल मेरी बेटी का जन्मदिन है, मैं शहर जाकर उसके लिए सामान खरीदना चाहता हूँ। तो शिवैन उसे परमिशन दे देता है। जाते समय दर्शी कहता है कि मालिक, मेरी बेटी को गुलाब का फूल बहुत पसंद है, क्या मैं यहाँ से एक फूल ले जा सकता हूँ? यहाँ आंगन में गुलाब के पौधे लगे हुए हैं। यहाँ शिवैन उसे पैसे देकर जाने देता है। अब यहाँ खास बात यह है कि गुलाब का फूल इस सीरीज में एक सिंबल के तौर पर बार बार दिखाया गया है, जिसमें गुलाब कभी प्यार का प्रतीक बनता है तो कभी मौत और धोखे का। खैर, इधर दर्शी सीधे शहर नहीं जाता, बल्कि वो फिर से गांव के बाहर पुष्पा के घर पहुंचता है। वो पैसे पुष्पा के मुंह पर फेंकते हुए कहता है, तुमने पैसे कमाने के लिए यही रास्ता चुना, दूसरा काम करके भी तो पैसे कमा सकती थी। यहाँ पुष्पा धीरे धीरे दर्शी के पास आती है और कहती है कि मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं आई हूँ, और फिर दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। आगे पुष्पा कहती है कि 7 सालों से मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। वहीं उधर श्री और लक्ष्मी दोनों दर्शी के लिए मछलियां पकड़ रहे होते हैं, क्योंकि दर्शी को मछली खाना बहुत पसंद होता है। पर उन्हें नहीं पता था कि दर्शी के साथ क्या हो रहा है। इधर हम दर्शी को देखते हैं, जिसे कुछ लोग बेरहमी से पीट रहे होते हैं, और दर्शी को पिटवाने वाला कोई और नहीं बल्कि गांव का मुखिया शिवैन ही होता है। यानी ये सब शिवैन के कहने पर ही हो रहा था। एक तरफ एक मासूम बच्ची अपने पिता के लिए मछलियां पकड़ रही है और दूसरी तरफ उसका पिता मौत से जूझ रहा होता है। शिवैन फिर लक्ष्मी के घर जाता है और फिर बहाना बनाते हुए पूछता है कि क्या दर्शी घर पर नहीं है। लक्ष्मी कहती है कि नहीं साहब, वो शहर गए हैं, अभी तक लौटे नहीं हैं। तभी शिवैन कहता है कि अब मैं आ गया हूँ तो तुम्हारे हाथ की मछली खाकर ही घर जाऊंगा। इसके बाद लक्ष्मी शिवैन को खाना खिलाने लगती है। उसी वक्त शिवैन के आदमी दर्शी की लाश को लेकर लक्ष्मी के घर के बाहर आते हैं और एक गड्ढा खोदकर दर्शी को वहीं पर दफना देते हैं और उसकी कब्र पर एक गुलाब का पौधा लगा देते हैं। यहाँ खाना खाने के बाद शिवैन लक्ष्मी से कहता है, दर्शी ने मुझे बताया था कि श्री को गुलाब का फूल बहुत पसंद है, इसलिए मैंने श्री के लिए एक गुलाब का पौधा यहाँ लगवाया है। इसके बाद शिवैन पुष्पा के पास आता है और कहता है कि मैंने दर्शी का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। ये खबर सुनकर पुष्पा बहुत दुखी होती है और फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन शिवैन उससे कहता है कि तुम बस मुझे खुश करो, बाकी सब टेंशन छोड़ दो, और ऐसा कहकर वो पुष्पा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। वहीं लक्ष्मी और श्री दर्शी का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ श्री सोचती है कि मेरे पापा मेरे लिए शहर से क्या क्या लाएंगे। इसके बाद कहानी 7 साल पीछे जाती है, जहां हम दर्शी को देखते हैं। उसका एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम चीटी है।
एक रात दर्शी और चीटी खेत में काम करने जाते हैं। तभी उन्हें किसी खेत में एक मास्क वाला आदमी एक लड़की के साथ दुष्कर्म करते हुए दिखाई देता है। दर्शी और चीटी की आवाज सुनकर मास्क वाला आदमी लड़की का मुंह बंद करने लगता है। वो लड़की इन दोनों को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन दर्शी और चीटी को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती और दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन हम पुष्पा को देखते हैं, जो कहीं से इस गाँव में आती है। वहीं उस वक्त बस स्टॉप पर दर्शी और चीटी होते हैं। यहाँ पुष्पा उनसे गांव के मुखिया के बारे में पूछने लगती है कि क्या आप मुझे गांव के मुखिया के घर ले जा सकते हैं। अब दर्शी तो मुखिया के पास ही काम करता था, इसलिए वो पुष्पा को मुखिया के पास ले जाने लगता है। उस समय मुखिया शिवैन बगीचे में बैठा होता है। वो पुष्पा से पूछता है कि तुम यहाँ गाँव में किस लिए आई हो। पुष्पा सीधे कहती है कि मैं यहाँ प्रोस्टिट्यूशन का काम करने के लिए आई हूँ। अगर आप मुझे गांव में थोड़ी सी जगह दे दें तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। अब शिवैन को पुष्पा पसंद आ जाती है, तो वो पुष्पा से कहता है कि तुम प्रोस्टिट्यूशन का काम करो, लेकिन अलग अलग लोगों के साथ नहीं, सिर्फ मेरे साथ। अब से तुम मेरी हो, तुम्हारी सारी जरूरतें मैं पूरी करूंगा। गांव के बाहर एक घर है, अब से तुम उसी में रहोगी। ऐसा कहकर वो उस घर में पुष्पा को रहने की अनुमति दे देता है। अगले दिन दर्शी और चीटी पुष्पा को लेकर शहर जाने लगते हैं, शायद खरीदारी के लिए। वहीं बस में सूरी नाम का एक आदमी पुष्पा के पास आकर बैठता है। सूरी दरअसल शिवैन का आदमी होता है। पुष्पा को देखकर वो उससे गंदी बातें करने लगता है, लेकिन पुष्पा उसे गरियाते हुए कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत किया तो मैं शिवैन को बता दूंगी। अब ये सुनकर सूरी डरकर वहाँ से चला जाता है। वहीं अगले सीन में हम लक्ष्मी को देखते हैं और हमें पता चलता है कि अभी तक लक्ष्मी की शादी नहीं हुई है और पैसों के लिए वो दूसरों के घर जाकर काम करती है। इधर दर्शी और चीटी दोनों पुष्पा के घर आते जाते रहते हैं। इस वजह से तीनों के बीच अच्छी दोस्ती बन जाती है। पहले दर्शी पुष्पा से नफरत करता था, लेकिन उसकी अच्छाई देखकर वो उससे बातें करने लगता है। अब एक दिन दर्शी, चीटी और पुष्पा मंदिर से वापस लौट रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें सूरी दिखता है, जो कबड्डी का मैच खेल रहा था। यहाँ सूरी पुष्पा को देखकर फिर से कमेंट करने लगता है। इससे दर्शी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन पुष्पा उसे रोक देती है। फिर पुष्पा सूरी को चैलेंज करती है कि अगर तुम में हिम्मत है तो इस खेल में मुझे हराकर दिखाओ। अब कबड्डी का खेल शुरू होता है और अंत में खेल के दौरान पुष्पा सूरी को हरा ही देती है और उसे जमीन पर पटक कर चेतावनी देते हुए कहती है कि मेरा नाम पुष्पा है, मुझे झुकना नहीं आता। वैसे ये डायलॉग किसी और फेमस डायलॉग से मैच कर रहा है, झुकेगा नहीं साला। अब ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि सूरी एक लड़की से पिट गया। सूरी की इज्जत गांव में उड़ रही थी। अब सूरी बदला लेने के लिए पुष्पा के पास पहुंचता है। वो उसके कपड़े फाड़ देता है और उसे जलील करने लगता है। वहीं अगले दिन गांव की एक लड़की की बॉडी पेड़ से लटकी हुई दिखाई देती है। इसे देखकर पूरा गांव वहां जमा हो जाता है। वहीं लड़की के माता पिता भी रो रहे होते हैं। इसी वक्त सूरी वहां आता है और फिर से गंदे कमेंट्स करने लगता है। इन बातों से दर्शी को बहुत गुस्सा आता है और वो सूरी से लड़ने लगता है। तभी गांव का मुखिया शिवैन आता है और दोनों के झगड़े को रोकने के लिए सूरी को थप्पड़ मार देता है। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले आते हैं और बॉडी का पोस्टमार्टम करने की बात करते हैं। पुलिस वाला कहता है, मुझे लगता है कि ये लड़की खुद नहीं मरी, बल्कि किसी ने इसको मारा है। शिवैन इसका विरोध करते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और फाइनली लड़की की मौत कैसे हुई, इस सब की जांच बंद कर दी जाए। इधर बाद में शिवैन सूरी को समझाता है कि दर्शी और उसके जैसे लोग नीची जाति के हैं, उन्हें अपने पैरों के नीचे रखना चाहिए। थोड़ी देर बाद दर्शी शिवैन से कहता है कि मैं उस लड़की को जानता था, वो मेरी बहन जैसी थी, वो खुद को खत्म नहीं कर सकती। यहाँ शिवैन दर्शी को टोकते हुए उसे फिजूल की बातों में ना पड़ने की सलाह देता है। वहीं पुलिस वाले फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए गांव में थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं। उसी रात चीटी दर्शी से कहता है कि जो लड़की मरी है वो हमारी जाति की थी, इसलिए पुलिस और गांव का मुखिया हमारे फेवर में बात नहीं कर रहे। इस केस को बिना किसी इंक्वायरी के बंद कर दिया गया है। यहीं अगर वो उनकी जाति की लड़की होती तो पुलिस ने कितने लोगों से पूछताछ की होती और कितने लोगों को जेल भेज दिया गया होता। दर्शी कहता है कि ऐसी बात नहीं है, हमारे गांव का मुखिया बहुत अच्छा इंसान है, वह हमेशा हमारी और हमारे गांव की भलाई के बारे में सोचता है। खैर, अब अगले दिन शिवैन 10 दिनों के लिए शहर चला जाता है। पुष्पा दर्शी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे गांव घुमा दे, क्योंकि उसे गांव में घुसने की परमिशन नहीं है। इसीलिए दर्शी और चीटी दोनों पुष्पा को गांव घुमाते हैं। इसी बीच पुष्पा और दर्शी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसे देखकर सूरी बहुत जलने लगता है। वो सोचता है कि पुष्पा को उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। इधर दर्शी और पुष्पा एक दूसरे को समझने लगते हैं और उनमें नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। इस तरह दोनों प्यार में पड़ जाते हैं और शादी करने के बारे में सोचने लगते हैं। पहले वो अपने प्यार के बारे में चीटी को बताते हैं,
वो कहते हैं कि वो शादी करने वाले हैं और गांव के मुखिया से परमिशन लेने जा रहे हैं। यहाँ चीटी दर्शी और पुष्पा को मना करता है कि तुम गलती से भी शिवैन से शादी की बात करने मत जाओ, मगर दर्शी पुष्पा का हाथ पकड़कर शिवैन के पास चला जाता है और कहता है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। यहाँ शिवैन दर्शी को समझाता है और कहता है कि मैं तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ। पता नहीं पुष्पा कितने लोगों के साथ रह चुकी है, खुद मेरे साथ भी कई रातें सो चुकी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि आशिकी जब सर चढ़ जाती है तो सारी दुनिया शैतान नजर आती है। ऐसा ही कुछ दर्शी के साथ हुआ था। उसे शिवैन की कोई बात समझ में नहीं आती और फिर आखिरकार दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब वो शहर जाकर कपड़े और मंगलसूत्र खरीदने लगते हैं और जब ये तीनों गांव लौटते हैं तो हम देखते हैं कि लक्ष्मी गांव के पंचायत में खड़ी होती है। यहाँ लक्ष्मी के माता पिता शिवैन से कहते हैं कि हमारी बेटी की इज्जत चली गई, अब कौन उससे शादी करेगा। यहाँ शिवैन दर्शी को लक्ष्मी के गले में मंगलसूत्र पहनाने का आदेश देता है और फिर दर्शी बिना इनकार किए लक्ष्मी के गले में मंगलसूत्र पहना भी देता है। अब क्योंकि दर्शी ने पुष्पा से सच्चा प्यार किया था, इसीलिए शादी के बाद भी वो पुष्पा को भूल नहीं पाता। वो दिन रात शराब पीकर नशे में डूबा रहता है। वहीं शिवैन पुष्पा से कहता है कि तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से किसी दूसरे को दे दूंगा, अब मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इस तरह शिवैन दर्शी के बारे में बात करते हुए पुष्पा के साथ जबरदस्ती करने लगता है और पुष्पा भी बहुत बेबस महसूस करने लगती है। वहीं दर्शी दिन रात शराब पीकर नशे में डूबा रहता है, ना तो वो लक्ष्मी का ध्यान रखता है और ना खुद का। अब एक दिन लक्ष्मी दर्शी से कहती है कि तुम्हें जो दुख हो रहा है उससे कई गुना मेरी जिंदगी में है, मैं भी धोखा खा चुकी हूँ। फिर लक्ष्मी दर्शी को अपनी कहानी बताती है। असल में लक्ष्मी किसी के घर में काम करती थी, जहाँ गोपी नाम का एक लड़का भी था। वो ऊंची जाति का था। अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और उसी दौरान गोपी ने लक्ष्मी को शादी के लिए प्रस्ताव दिया। अब लक्ष्मी भी गोपी को पसंद करने लगी थी, तो उसने भी हाँ कर दिया। तभी एक दिन गोपी लक्ष्मी को खेत में ले जाता है। अब उसी वक्त खेत से सूरी गुजरता है। यहाँ उन दोनों को देखकर सूरी मजाक करने लगता है और वो गोपी से कहता है कि वाह, तूने तो बहुत बढ़िया माल पटाया है, जब तेरा काम खत्म हो जाए तो इसे मेरे पास छोड़ देना। ये सुनकर लक्ष्मी गुस्से में आ जाती है और सूरी को गाली देने लगती है और गोपी भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सूरी लक्ष्मी को पंचायत के सामने बेइज्जत करने लगता है और यही शिवैन ने दर्शी और लक्ष्मी की शादी इसी पंचायत में करा दी थी। खैर, अब दर्शी लक्ष्मी की कहानी सुनकर अपने मन में ठान लेता है कि वो पुष्पा को भूलकर लक्ष्मी के साथ अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारेगा। बाद में लक्ष्मी प्रेग्नेंट होती है। इसी बीच एक दिन दर्शी का पुष्पा से मिलने का मन करता है। वो खेत के पास आकर पुष्पा का इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ पुष्पा भी दर्शी से मिलने के लिए बाहर आती है, लेकिन शिवैन के आने पर वो वापस अपने घर में चली जाती है। वहीं दर्शी खेत में बेसब्री से उसका इंतजार करता रहता है। उसी खेत में एक मास्क वाला शख्स एक लड़की के साथ घिनौना काम करने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ दर्शी उस लड़की की आवाज सुन लेता है और उसे बचाने के लिए लोगों से झगड़ने लगता है। इसी दौरान मास्क वाला शख्स उस लड़की को मार देता है। दर्शी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर उस शख्स का एक हाथ काट देता है। तभी एक दूसरा आदमी दर्शी के सर पर जोर से मारकर उसे बेहोश कर देता है। अब सुबह होने पर गांव में ये खबर फैल जाती है कि दर्शी ने रात के वक्त शराब पीकर उस लड़की को मार दिया। उधर लड़की के माता पिता भी दर्शी को इस अपराध के लिए दोषी मानने लगते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां आती है और बिना इंक्वायरी किए दर्शी को गिरफ्तार कर लेती है। जब ये बात पुष्पा को पता चलती है तो वो समझ जाती है कि दर्शी ऐसा नहीं कर सकता। उसी रात एक पुलिस वाला पुष्पा के पास आता है और कहता है कि मुझे पता है कि दर्शी ने उस लड़की को नहीं मारा, लेकिन फिलहाल गांव का माहौल ऐसा है कि दर्शी जेल में ही सुरक्षित है। इस तरह पुलिस वाला पुष्पा को हौसला देता है। कुछ महीनों बाद लक्ष्मी एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम श्री होता है और फाइनली 7 साल तक जेल में रहने के बाद दर्शी रिहा हो जाता है और घर आकर अपनी बेटी श्री को देखकर वो बहुत खुश होने लगता है। तभी एक दिन लक्ष्मी दर्शी की पीठ पर एक बड़ा जख्म देखती है। जब वो इसके बारे में उससे पूछती है तो दर्शी कहता है कि कुछ नहीं लक्ष्मी, जब मैं बस से वापस आ रहा था तो बस की एक नुकीली चीज मेरे पीठ पर लग गई थी। इधर शिवैन पुष्पा के पास आता है और उसके साथ बेड पर समय बिताता है। फिर वो पुष्पा को खुशखबरी सुनाता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा आशिक जेल से बाहर आ चुका है। इधर दर्शी चीटी के पास आता है और उससे हालचाल पूछने लगता है। यहाँ दर्शी चीटी को बताता है कि जब मैं गांव वापस आ रहा था तो कुछ लोगों ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था और उनमें से एक आदमी का हाथ नहीं था। मतलब कि 7 साल पहले मैंने जिस आदमी का हाथ काटा था वो शख्स वही है। उन लोगों ने अपने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था, लगता है कि मुझे खतरा है। इसके बाद चीटी के साथ दर्शी शिवैन से मिलने के लिए जाता है। शिवैन कहता है कि मैंने तुम्हें बाहर लाने के लिए कितनी मेहनत की, लेकिन अफसोस मैं तुम्हें बाहर नहीं ला पाया।
इसके बाद रात के समय दर्शी देखता है कि उसके बगल में उसकी बेटी श्री नहीं है। ये देखकर वो बिना लक्ष्मी को जगाए अपने दोस्त चीटी के साथ मिलकर श्री को ढूंढने लगता है। इसी दौरान श्री देखता है कि एक हाथ कटा हुआ आदमी शिवैन के घर पर है। हैरानी की बात यह है कि वो हाथ कटा आदमी कोई और नहीं बल्कि सूरी है। यहाँ चीटी को एक और शॉकिंग बात मालूम पड़ती है कि शिवैन एक लड़की को कमरे में बांधकर टॉर्चर कर रहा है। अपने गांव के मुखिया का ऐसा रूप देखकर चीटी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन शिवैन के लोग चीटी को देख लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद सूरी चीटी को जान से मार देता है। फिर उसी आंगन में उसे दफना देता है और उसकी कब्र के ऊपर गुलाब का पौधा लगा देता है। इससे पता चलता है कि आंगन में जितने भी गुलाब के पौधे हैं उन सब के नीचे किसी न किसी को दफनाया गया है। इस तरफ दर्शी अपनी बेटी को ढूंढते हुए बहुत परेशान होता है। तभी दर्शी को वो लड़की नजर आती है जो शिवैन के घर पर बंधी थी। यही सीन हमें सीरीज की शुरुआत में दिखाया गया था, जहाँ ये लड़की तालाब में खुद को डुबा लेती है, लेकिन दर्शी ने इस लड़की को पानी से बाहर निकाल लिया था। यहाँ लड़की जिंदा होती है और दर्शी को शिवैन का काला सच बता देती है। वो कहती है कि गांव में जितनी भी लड़कियां मरी हैं, उन सब के पीछे शिवैन और उसके आदमियों का हाथ है। वो लड़कियों को पकड़कर टॉर्चर करते हैं, हैवानियत करते हैं और फिर मार देते हैं। इस सच्चाई को जानकर दर्शी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद वो लड़की दर्शी को एक जगह ले जाती है जहाँ सूरी अपने कटे हुए हाथ के साथ खड़ा होता है। वहीं पर दर्शी की बेटी श्री भी होती है। यहाँ सूरी बोलता है कि तूने मेरा हाथ काटा था ना, जेल में तू मेरे हाथों से बच गया, लेकिन इस बार मैं तुझे और तेरी बेटी को यहीं पर मारकर दफना दूंगा। इसके बाद दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई होती है और अंत में दर्शी सूरी को मार देता है। अब अगले दिन दर्शी अपनी बेटी और बीवी से कहता है कि बेटा, कल तुम्हारा बर्थडे है, मैं शहर जाकर तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े लेकर आऊंगा। और ये सीन हम लोगों ने सीरीज की शुरुआत में देखा था। यहाँ दर्शी शहर जाने के बहाने पुष्पा के पास आता है और पुष्पा से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। पुष्पा कहती है कि नहीं दर्शी, मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकती। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे गांव में क्या क्या हो रहा है? दर्शी कहता है कि मुझे सब पता है पुष्पा। इस गांव में हो रही सारी मौतों के पीछे शिवैन और उसके आदमी हैं। इसके बाद हम दर्शी और शिवैन को बगीचे में बैठा हुआ देखते हैं। दर्शी शिवैन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार शिवैन दर्शी को मार देता है। और इसके बाद क्या हुआ आप लोग जानते ही हैं। शिवैन लक्ष्मी के घर जाता है और खाना खाता है और फिर उसके आदमी दर्शी को दफना देते हैं। श्री अपने पापा का इंतजार करती रहती है। अगले दिन पुष्पा लक्ष्मी के पास आकर उसे सारा सच बता देती है कि दर्शी अब इस दुनिया में नहीं है, वो कभी वापस नहीं आएगा। जहाँ गुलाब का पौधा है वहीं पर दर्शी को दफनाया गया है। इसी बीच पुलिस वाला पुष्पा की मदद से शिवैन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करता है। मतलब पुष्पा इसी काम के लिए गांव में आई थी, लेकिन जब शिवैन को सच पता चलता है तो वो उस पुलिस वाले को भी अपने आंगन में मारकर दफना देता है और उसके ऊपर भी गुलाब का पौधा लगा देता है। भाई, अब से जब भी मैं कोई गुलाब का पौधा देखूंगा ना तो मुझे इसी सीरीज की याद आने वाली है। अगर आपने भी ऐसा ही सेम फील किया तो मुझे कमेंट में बताना। वेल, कमिंग बैक टू द स्टोरी। अब पुलिस वाले को मारने के बाद शिवैन पुष्पा को भी धमकाता है कि तुम अपना मुंह कहीं मत खोलना, वरना एक फूल का पौधा तुम्हारे ऊपर भी लग जाएगा। वहीं अगले दिन लक्ष्मी अपनी बेटी के साथ शिवैन के घर पर आती है और बहुत ही मासूमियत से पूछती है कि साहब, दर्शी अभी तक घर नहीं लौटा। शिवैन कहता है कि तुम फिक्र मत करो लक्ष्मी, वो किसी जान पहचान वाले के पास गया होगा, नहीं तो कहीं दारू के नशे में पड़ा होगा। जब उसका नशा उतरेगा तो वो खुद ब खुद घर चला आएगा। वैसे भी आज तुम्हारी बेटी का बर्थडे है ना, कल की तरह तुम आज भी मेरे लिए मछली बनाओ। मैं तुम्हारे हाथों से बनी मछली फिर से खाना चाहता हूँ। यहाँ लक्ष्मी भी शिवैन को इसके लिए इनवाइट करती है कि साहब, आप मेरे घर खाना खाने के लिए जरूर आइएगा। इसके बाद शिवैन कुछ लोगों के साथ लक्ष्मी के घर खाना खाने के लिए पहुँचता है। वहीं लक्ष्मी उस खाने में जहर मिला चुकी होती है। अब जैसे ही वो लोग खाना खाते हैं तो खून की उल्टियां करने लगते हैं। तभी यहाँ पुष्पा आकर इन सब का गला रेत कर इन्हें खत्म कर देती है और शिवैन को तो बहुत ही बुरी तरह से मौत देती है। इसके बाद पुष्पा और लक्ष्मी घर की अच्छे से सफाई करते हैं, क्योंकि घर में बहुत सारा खून फैला होता है। थोड़ी देर बाद रंगा लक्ष्मी के घर पहुंचता है। यहाँ वो काफी देर तक शिवैन का इंतजार करता है, लेकिन जब शिवैन बाहर नहीं आता तो रंगा घर के अंदर झांक कर देखता है तो इसे इधर उधर खून नजर आता है। यहाँ रंगा कुछ कर पाता उससे पहले ही पुष्पा पीछे से आकर उसे मार देती है। इसके बाद ये सारे लोगों की लाशों को घर के बाहर दफनाकर उनके ऊपर गुलाब के पौधे लगा देती हैं। यहाँ पुष्पा लक्ष्मी से कहती है कि मैं अब इस गांव से वापस जा रही हूँ, मेरा काम यहाँ खत्म हो चुका है, आगे तुम लोग अपना ध्यान रखना।
उसी वक्त हम वहाँ एक दूसरे पुलिस वाले को देखते हैं जो शिवैन के उसी आंगन में खुदाई करवाता है, जिसके बाद उसमें से बहुत सारे कंकाल बाहर आते हैं, जिसे देखकर सारे गांव वाले पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सालों से गांव वाले जिन अपनों को ढूंढ रहे थे वो सभी अब कंकाल बनकर उनके सामने आए थे। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ इस सीरीज के सीजन 1 का यही होता है दी एंड। अब ये नया आया हुआ पुलिस ऑफिसर कौन था और इसे शिवैन के सच का पता कैसे चला, ये सारी की सारी चीजें हमें सीजन 2 में मालूम पड़ेंगी। बाकी दोस्तों, बहिष्कार सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं है, बल्कि हमारे समाज का एक कड़वा सच है। इस सीरीज ने बखूबी दिखाया है कि कैसे जातिगत भेदभाव आज भी हमारे समाज में मौजूद है और कैसे इसके चलते निर्दोष लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। अगर आपने ये सीरीज देखी है तो कमेंट्स में अपने विचार शेयर जरूर करिएगा। क्या आपको लगता है कि सीरीज ने जातिवाद के मुद्दे को सही तरीके से उठाया है? बहिष्कार हमें याद दिलाती है कि हमारे समाज में आज भी कितनी बुराइयां मौजूद हैं और उनसे लड़ने के लिए हमें कितना लंबा रास्ता तय करना है। मुझे आशा है कि ऐसी सीरीज और बनेंगी जो समाज की कुरीतियों पर प्रकाश डालेंगी और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करेंगी। बाकी अगर आपको हमारा ये आज का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।